स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं रवि प्रकाश आप लोगों के लिए जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो और अन्य गुफाएं हैं उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम मिर्ज़ापुर की गुफा, बांदा की गुफा, पंचमढ़ी की गुफा, होशंगाबाद की गुफा और सिंघनपुर गुफा का चर्चा कर चुके हैं। अब इसके क्रम में हम सीधे आएंगे भीमबेटका की गुफा और उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो अन्य गुफाएं हैं इसकी चर्चा हम करेंगे, फिर विशेषताएं इसकी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो पुस्तक है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अब सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, भीमबेटका की गुफा। सबसे पहले इसके नामकरण के संदर्भ में हम लोग जान लेते हैं। जो भीमबेटका की गुफा है, महाभारत काल में कुछ किंवदंतियों के अनुसार जो भीमबेटका नामक एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उसी पे जो है भीम जो 5 पांडव थे उसके भीम जो थे, भीम इस पे आके बैठा करते थे। इसीलिए इस गुफा को जो है हम भीमबेटका भी कहते हैं। फिर इसी के क्रम में हम अब इसके स्थान में चलते हैं। जो स्थान है वह मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित है। तो यह इसका स्थान रहा। और स्थान में सबसे ज़्यादा हमको प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, फिर यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बार बार हमको प्रागैतिहासिक काल में स्थान विशेष को बहुत महत्वपूर्ण रूप में इसको देखना है, जिसमें स्थान विशेष से हमको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर इसके क्रम में हम आते हैं पर्वत पर। तो भीमबेटका की गुफा जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पहाड़गढ़ में यह गुफा स्थित है। पर्वत अर्थात विंध्याचल और श्रृंखला पूछेगा तो पहाड़गढ़। तो ये हो गई पहाड़ी इसकी। इसी के क्रम में हम आते हैं खोज पे। तो भीमबेटका नामक जो गुफा है इसकी खोज जो है 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णुधर वाकाड़कर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BS वाकाड़कर के नाम से जानते हैं, तो ये खोज रहा। खोज से भी बहुत बार प्रश्न आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बनते हैं। कभी कभी सन पूछ लिया जाता है, कभी कभी जो इसके खोज करता है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसी के क्रम में हम आते हैं गुफाओं की संख्या पे। तो भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ पे 600 चित्रित जो है गुफाएं हमको प्राप्त होती हैं, जिसमें से 275 गुफा में रंग भरे गए हैं और 325 गुफाएं जो है उसमें रंग विहीन है। चित्र जो है 275 चित्र जो है वहाँ पे उसमें रंग भरे गए हैं और 325 जो चित्र हैं वह रंग विहीन चित्र हैं। तो गुफाओं की संख्या हो गई 600 चित्र हैं, 275 पेंट हैं, 325 नॉन पेंट यहाँ पे हैं। और फिर इसी के क्रम में हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्राचीन गुफा भीमबेटका की गुफा मानी जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है, ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो मिर्ज़ापुर की गुफा है भारत में, पूरे भारतवर्ष में सर्वप्रथम खोजे जाने वाली प्रथम गुफा मिर्ज़ापुर है। और लेकिन सबसे प्राचीन गुफा की हम बात करेंगे तो यह भीमबेटका नामक गुफा को हम जानेंगे। चूँकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, हम पहले मिर्ज़ापुर पढ़ाए हैं, तो मिर्ज़ापुर इसलिए हम पहले पढ़ाए हैं क्योंकि उसकी खोज भारत में सर्वप्रथम हुई थी। और इसके बाद जो है और अन्य गुफाएं हमने जो है उस पर भी अध्ययन किए हैं। तो मिर्ज़ापुर और भीमबेटका में कन्फ्यूजन मत रहिएगा। अगर पूछता है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम खोजे जाने वाली गुफा प्रागैतिहासिक कालीन कौन सी है, तो वह मिर्ज़ापुर की गुफा है। और अगर सबसे प्राचीन गुफा की बात हो रही है तो वह हमारी भीमबेटका नामक गुफा है। फिर इसी क्रम में हम जो है
जो भीमबेटका की गुफा है मीसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। बहुत से विद्वानों का कन्फ्यूज़न है इसमें, लेकिन जो है सबसे अधिक चित्र मध्य पाषाण काल के अंतर्गत बने, इसीलिए जो है हम इसको मध्य पाषाण काल और अंग्रेजी वर्जन में हम इसे मीसोलिथिक एज के नाम से जानेंगे। कभी कभी तो पूर्व पाषाण काल से या पूर्व पाषाण काल से संबंधित इसको पूछ लेता है, लेकिन यह हम जानेंगे कि भीमबेटका की गुफा मीसोलिथिक एज अर्थात मध्य पाषाण काल से संबंधित है। फिर हम आते हैं अगले क्रम में। इस गुफा को जू रॉक शेल्टर के नाम से भी हम जानते हैं। जू मतलब चिड़ियाघर होता है, रॉक माने पत्थर, शेल्टर माने आश्रय, यानी कि जहाँ पशु पक्षियों का बसेरा हो उसी को हम क्या कहते हैं, जू कहते हैं। और शेल्टर मतलब जो पहाड़ों पे चित्र पशु पक्षियों के उकेरे गए हैं और उसमें एक आश्रय हमको प्रदान हुआ है, इसीलिए इसको हम जू रॉक शेल्टर के नाम से भी जानते हैं। फिर हम आते हैं भीमबेटका गुफा के चित्र दीवारों तथा छतों से हमको प्राप्त होते हैं। यह एकमात्र ऐसी गुफा है कि जिसके चित्र हमको दीवार और छतों दोनों से प्राप्त होते हैं, और अन्य गुफाओं में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा चित्र हमको दीवारों पे प्राप्त होते हैं। लेकिन भीमबेटका नामक ऐसी गुफा है कि जिसके चित्र जो है छतों और दीवारों पे दोनों स्तर में बने हैं। फिर हम इसी के अगले क्रम में आते हैं सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग पूरे प्रागैतिहासिक। ओवरऑल देखेंगे तो सब में जो है लाल, पीला और काला, सफ़ेद का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग जो है भीमबेटका नामक गुफा में किया गया है। फिर इसी के क्रम में हम आएंगे 2003 ईस्वी में भीमबेटका गुफा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो 2003 ईस्वी में जो है भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को दुनिया की वह संस्था है जो तमाम जो है कलाओं को संरक्षित करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ये हो गया। अब हम चित्रों पे आते हैं, तो चित्र हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। हाथी, जंगली सांड व बाघ का चित्र भीमबेटका गुफा में मिलते हैं। हिरण की आकृतियों का चित्र, यह ऐसी गुफा है कि जिसमें सबसे अधिक हिरणों का चित्रांकन हुआ है। यहाँ से लोक कला की भी छवि मिलती है, और इसके क्रम में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के साथ भी दर्शाया गया है। तो ये हमारी रही पूरी की पूरी भीमबेटका। थोड़ा सा हम इसके पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ चलते हैं। सबसे ज़्यादा स्थान विशेष से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहाड़ से भी, पर्वत से भी प्रश्न पूछा गया है। विंध्याचल पर्वत खोज हमको कई परीक्षाओं में, कोई ऐसी परीक्षा अब तक नहीं हुई, चाहे यूजीसी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, सब में जो है खोज से हमको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे खोज का समय हो या फिर चाहे खोज करता हूँ। इसके क्रम में यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं गुफाओं की संख्या से। सबसे प्राचीन, यहाँ से अभी प्रश्न नहीं बनाए गए हैं, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब फिर ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न अभी नहीं पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा। तो ये जितनी भी भीमबेटका का जितना भी हमने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने बहुत आसान तरीके से रखा है। फिर अब हमारी भीमबेटका की गुफा पूरी हो गई। फिर हम आते हैं अन्य गुफाएं, जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अन्य गुफाएं हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, बेलारी की गुफा। जो बेलारी है, इसके स्थान में आते हैं। यह कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण गुफा है यह भी। स्थान से सबसे ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक राज्य है और उसी का एक जिला है बेलारी। बेलारी में ही इस बेलारी या बेलारी गुफा
स्थित है। इसके क्रम में खोज में हम चलते हैं। खोज 1952 ईस्वी में एफ फासेट नामक एक विद्वान थे, उन्होंने बेलारी गुफा चित्रों की खोज किए थे। अब बेलारी उत्तर पाषाण कालीन मानव का रहने का प्रधान केंद्र था। जो बेलारी था, उत्तर पाषाण काल में जब आदिमानव अपने जीवन में मूलभूत परिवर्तन किया तो सबसे अधिक जो अपना स्थान रहने का बनाया वह कहाँ रहा? बेलारी के ही क्षेत्र के आसपास रहा। तो बेलारी ही उसका क्या रहा? उत्तर पाषाण काल के मानव के रहने का प्रधान केंद्र रहा। अब बेलारी के क्रम में ही बेलारी स्पेन की कोगुल गुफा में आदिम चित्रकला के समान है। दोस्तों, जो स्पेन की गुफा एक है अल्तामीरा की गुफा, विश्व में सर्वप्रथम जो है खोजी जाने वाली प्रथम गुफा है अल्तामीरा गुफा, जो स्पेन में स्थित है। इसी अल्तामीरा की गुफा में एक गुफा है कोगुल गुफा, और कोगुल गुफा के जो चित्र हैं वह आदिम चित्रकला यानी कि बेलारी गुफा के समान है। यानी कि इस जो बेलारी गुफा के चित्र हैं और कोगुल गुफा के चित्र में समानता है। अब ये हमारा हो गया बेलारी की गुफा। अब इसी क्रम में हम आते हैं वायनाड के एटकल। यह गुफा जो है केरल में स्थित है। अब देखिए, जो यह गुफा हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में रख दिया है, इससे परीक्षाओं में आपके बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह सुमेल करने के क्रम में आते हैं कि जैसे चक्रधरपुर की गुफा कहाँ है, वायनाड एटकल की गुफा कहाँ है, बेलारी की गुफा कहाँ है। तो इसीलिए हमने थोड़ा इसको शॉर्ट बनाया है। तो वायनाड एटकल जो है केरल में स्थित है। विलास सारंगम गुफा, यह जो है पहले तमिलनाडु में थी, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हम आएंगे चक्रधरपुर। चक्रधरपुर जो है बिहार में स्थित है, यह भी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। रायचूर, यह भी कर्नाटक में प्रागैतिहासिक कालीन एक गुफा है। लखुडियार, यह भी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और एक लखुनिया है। लखुडियार और लखुनिया में अंतर है, कन्फ्यूज़न जो है आप लोग दूर कर लीजिएगा। एक पहाड़गढ़ श्योपुर है, यह मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद में स्थित है और इसकी खोज जो है डीपीएस दारिकेश ने किया था। दारिकेश ने किया था। डीपीएस दारिकेश एक भारतीय पुरातत्व विभाग के जो है विद्वान थे, उन्होंने ही पहाड़ श्योपुर गुफा की खोज किए थे। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक कालीन जो है भीमबेटका और प्रागैतिहासिक कालीन जो अन्य गुफाएं रही हैं इसकी चर्चा हम लोग कर चुके। अब हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के, तो वह है हमारी विशेषताएं। सबसे अधिक प्रश्न इसी से हमको पूछे जा रहे हैं। अब विशेषता में हम आते हैं तो प्रमुख जो विषय है, पहले विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो ओवरऑल जितने भी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र हमको प्राप्त हैं उसका प्रमुख विषय क्या है? आखेट है। आखेट ही पूरे आदिमानव या आदिम चित्रकला का जो है मुख्य विषय के रूप में जाना जाता है। तो प्रमुख विषय आखेट, आखेट अर्थात शिकार करना, क्योंकि उस समय आदिमानव शिकार, उनका जीवन जो है शिकार पर ही निर्भर था। तो हम मुख्यतः आखेट संबंधी ही चित्र उस पत्थरों पर, उस शिलाओं पर बनाए। तो प्रमुख विषय शिकार हो गया। अब हम आते हैं रेखा पर। प्रागैतिहासिक कला जो है या प्रागैतिहासिक कालीन जो है जो कला रही है वह मुख्यतः रेखा प्रधान कला थी, जिसमें सूक्ष्म रेखाओं का प्रयोग किया गया। अब जैसे हमारी जो भारतीय कला है वह मुख्यतः रेखा प्रधान कला है, उसी प्रकार प्रागैतिहासिक कालीन जो कला है वह भी रेखा प्रधान है, जिसमें सूक्ष्म रेखाओं का प्रयोग किया गया। सूक्ष्म अर्थात बहुत हल्की रेखाओं का प्रयोग किया गया। मानो पत्थर नुकीला जो है बनाकर रेखाओं को जो है किसी चीज़ से जो है ठोक ठोक कर उस रेखा को बनाया है, अर्थात वह सूक्ष्म रेखाओं का प्रयोग किया। और यह जो
प्रागैतिहासिक कालीन कला रही, रेखा प्रधान कला रही। अब हम आ जाते हैं रंग पर। तो प्रागैतिहासिक काल का मानव जो है खनिज रंगों का प्रयोग करता था, जिसमें लाल, काला, सफ़ेद, पीला इत्यादि रंग का प्रयोग अपनी कला में किया। और जो खनिज रंग हैं, और बहुत सारे आप किताब पढ़ेंगे, गाइड पढ़ेंगे, कहीं कहीं भूमि से प्राप्त रंग हैं और खनिज रंग, लेकिन इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो आपका उत्तर जो रहेगा वह जो है खनिज रंग ही रहेगा। रंग जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक रंग, एक वनस्पति रंग और एक खनिज रंग। रासायनिक रंग वह रंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायनों से बनाए जाते हैं, जैसे एक तैल रंग है, ये हमको रासायनिक रंग की श्रेणी में इसको हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार जो वनस्पति रंग है, जो फूल और पत्तियों से बनाए गए रंग हैं, उसको हम जो है वनस्पति रंग के नाम से जानते हैं। अब हम खनिज रंग आते हैं। खनिज रंग वह रंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से हमको प्राप्त होता है, जैसे कोयला हो गया, कोयला भी एक प्रकार का खनिज है, और कोयला से हमको काला रंग जो है, आदि मानव काला रंग बनाता था। लाल रंग गेरू से वह प्राप्त करता था। गेरू एक प्रकार का भी खनिज है, और उसी से आदि मानव जो है लाल रंग को बनाता था। सफ़ेद रंग एक प्रकार का खड़िया चूना होता था, उससे प्राप्त करता था। पीला रंग जो है वो एक संखिया पत्थर होता था, उसको घिसकर बनाता था। तो आदिमानव जो है मुख्यतः खनिज रंगों का ही प्रयोग करता था, जिसमें लाल, काला, सफ़ेद, पीला इत्यादि रंग से अपने चित्रों की रचना करता था। अब अगला पॉइंट है, जो आदिमानव था वह जब यह कलर को बना लेता था तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करता था। जानवरों की चर्बी और रंग को मिलाकर चित्रों में प्रयोग करता था। और फिर जो है जब वह रंग बना लेता था तो रंग को रखने के लिए उसको पॉट की ज़रूरत होती थी, उसको बर्तन की ज़रूरत होती थी। तो उस समय जो है बर्तन तो थे ही नहीं, तो आदिमानव क्या करता था, जो जानवरों के पुट्ठों की मोटी हड्डियां होती थी उसी को जो है पाट के रूप में प्रयोग करता था, उसी में कलर को रखकर घोलता था और फिर चित्रांकन करता था। तो रंग में जो है रंग रखने के लिए जानवरों के पुट्ठों की हड्डियों का प्रयोग करता था। अब फिर हम आते हैं इसके क्रम में ब्रश तथा कूची पे। अब वह किस टाइप का ब्रश का प्रयोग करता था, तो आदिमानव जो है लकड़ी तथा बांस को कूचकर ब्रश के रूप में प्रयोग करता था। बांस अर्थात बम्बू को खूब अच्छे से वह पत्थर से कूटता रहा होगा और फिर उसका ब्रश बनाकर उससे चित्रांकन करता रहा। लकड़ी और बांस की जो है वह तूलिका या ब्रश के रूप में प्रयोग करता रहा। हम आ जाते हैं धरातल और अंतराल। धरातल जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतराल जो होता है वह कलाकार का क्षेत्र होता है। तो आदिमानव जो है शिला अर्थात पत्थर का जो है प्रयोग किया अपने अंतराल में, यानी धरातल के लिए या अंतराल के लिए आदिमानव जो है शिला का प्रयोग किया। शिला अर्थात पत्थर का प्रयोग किया और उसी पत्थरों पे ही पूरा का पूरा चित्रांकन आदिमानव ने किया है। यह भी परीक्षाओं में बार बार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट है आश्चर्य। अब आश्चर्य का यह विषय रहा कि आदिमानव जो है सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, आंधी, तूफान, जल प्रपात आदि को अपनी नज़रों से देखा, लेकिन उसका चित्रांकन नहीं किया। यह बड़ा आश्चर्य का, जो विद्वान इस पे पूरी समीक्षा करते हैं तो वह बहुत आश्चर्य मानते हैं कि आदिमानव तो ये सारी चीज़ों को अपनी नज़रों से देखा लेकिन उसका चित्रांकन नहीं किया। एक पॉइंट इसमें और जोड़ देते हैं, जो आदिमानव रहता था, आदिमानव जो है अपनी अभिव्यक्ति यानी चित्रकला की अभिव्यक्ति जहाँ पे रहता था वहाँ पे नहीं करता था। वह किसी एकांत में जाके अपनी चित्रकला की अभिव्यक्ति उस पत्थर पे, उस शिला पे करता रहा,
क्योंकि चित्रकला के लिए बहुत शांति की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो भीड़ भाड़ और सारी चीज़ों से बचता रहा। तो ये ओवरऑल हमारे हो गया भीमबेटका और जो अन्य गुफाएं और विशेषता। अब पुस्तक पे हम चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहली पुस्तक हमारी है केव ड्राइंग्स ऑफ कैमूर। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके लेखक जो है जॉर्ज कार्कबन हैं, जो मिर्ज़ापुर गुफा के खोज करता रहे हैं। वही जो है केव ड्राइंग्स ऑफ कैमूर, क्योंकि मिर्ज़ापुर की गुफा जो है कैमूर की जो श्रृंखला है उसी की पहाड़ियों में स्थित है। तो इसी पे जब ये खोज किए तो उसी पे एक पुस्तक लिख दिए, केव ड्राइंग्स ऑफ कैमूर, अर्थात कैमूर का नाम आते ही आपको कार्कबन को याद कर लेना है। तो ये महत्वपूर्ण पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक ये रही भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। यह भी जो है पुस्तक बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो इसके लेखक जो है डॉक्टर जगदीश गुप्ता हैं। प्रागैतिहासिक काल की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी के क्रम में जो है हम आते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। 1958 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसके लेखक एलन हार्टअप बाड्रिक साहब हैं। ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये अंग्रेज थे इंग्लैंड के, और उन्होंने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है नामक पुस्तक लिखी और 1958 ईस्वी में इसको प्रकाशित किए। फिर इसी के क्रम में जो है हम आते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये दोनों बड़ा कंफ्यूज करता है, इसको अपना कोई कोड या अपने हिसाब से इसको याद करिएगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसका जो है प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक स्टुअर्ट पिगाट साहब हैं। यह भी एक अंग्रेजी विद्वान थे जिन्होंने प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसी के अगले क्रम में इंडियन पेंटिंग, पर्सी ब्राउन। ये कई सारी पुस्तकें लिखे हैं, लेकिन इंडियन पेंटिंग यह भी परीक्षाओं में हमारे बार बार पूछी जा रही है, इसलिए हमने लिखा है। और यह भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुस्तक है। तो इसके लेखक पर्सी ब्राउन साहब हैं। आवर हेरिटेज इन आर्ट, इसके लेखक जो है असित कुमार हलदार हैं। असित कुमार हलदार बंगाल शैली के एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे, और वह कवि कलाकार के नाम से भी उनको जाना जाता है। और वह जो है कई पुस्तक लिखे हैं, जिसमें से एक पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट, जिसके लेखक असित कुमार हलदर हैं। फिर इसके क्रम में रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, जिसके लेखक जो है D.H. गार्डन जी हैं, जो 1936 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रकाशित की गई। यह खास करके पंचमढ़ी की गुफा का जब चित्रों का प्रकाशन किए तो इसी जो है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव नामक हिल्स में प्रकाशित किए। तो ये ओवरऑल रहा जो है प्रागैतिहासिक काल का जो वीडियो है वो आज यहीं ख़त्म होता है। और जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं आप एक जगह उसको खूब कलेक्ट करेंगे कि कितने प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, चाहे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, पूछे गए हैं, उसको जब तक हम एक जगह कलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उसका पूरा अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना असंभव है। इसलिए जो है प्रागैतिहासिक काल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको एक जगह कलेक्ट करके उसका अध्ययन जरूर करें, और उसके बाद क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसका भी अध्ययन आप लोग करते रहिए। पुनः एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद।